मैं रमेश कुमार पिंड। आज हम पॉलिटी के भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको भाग नंबर 4 है, इसके नाम है नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पूर्ण रूप से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आपका देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। जो हमारा भारत है, जब संविधान बन रहा था तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। लेकिन आयरलैंड किस देश से लिया गया है? आपके स्पेन देश से लिया गया है। लेकिन हम लोग किस देश से लिए गए हैं? हम लोग आयरलैंड से लिए गए हैं। बात क्लियर हुई? देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ें बनती हैं तो उसका कोई पर्पज होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई एम होता है। तो इसका एम क्या है? राज्य नीति निर्देशक तत्व का कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। कल्याणकारी राज्य क्या करना? निर्माण करना। ऐसा में एक अपने स्टेट को, अपने मतलब कि राज्य को क्या करना, एक अपने देश को क्या करना, खुशहाल माहौल या स्वस्थ और गोल्डन किस्म का क्या बनाना, एक अपना राज्य बनाना। तो इसका यह उद्देश्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कि अपने कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। और यहाँ से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन देश से लिया गया है। बात इतना क्लियर हो गई। चलते हैं अब आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और 51 तक को वो पूर्ण रूप से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बात क्लियर हुई? चलते हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। देखिए, ये आपका दिया है आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर आपका 36 दिया है। क्या दिया है? आर्टिकल नंबर आपका 36 दिया है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, आर्टिकल नंबर 36 दिया है। अब इसमें किया क्या है? देखिए, इसमें इसका आर्टिकल नंबर 36 में है क्या? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। जो परिभाषा है कि राज्य का क्या होना चाहिए, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या परिभाषा है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसको बारे में दिया गया आर्टिकल नंबर 36 में, मतलब अनुच्छेद आपको 36 में दिया गया। अब देखिए आर्टिकल नंबर 37 में, आर्टिकल 37 क्या करता है कि आर्टिकल नंबर 37 क्या करता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है। क्योंकि जब भी कभी भी नीति निर्देशक तत्व में संशोधन हो, उसमें चेंज किया जाए, तो आप सीधे क्या करेंगे? न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका मूल अधिकार में, यदि भाग नंबर 3 में आपको कोई भी चेंज किया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? जाकर सीधे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और उसके लिए अपन केस कर सकते हैं। बात क्लियर समझ में आई? जब नीति निर्देशक तत्वों में आपको कोई भी संविधान के द्वारा चेंज किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप मूल अधिकार में आपको चुनौती दिया जाए, मतलब कि उसमें हेर फेर किया जा रहा है, आप बदलाव किया जाता है, तो न्यायालय में हम सीधे जाके याचिका दायर कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं आर्टिकल नंबर आपका क्या देखते हैं? आर्टिकल नंबर आपके 38 देखते हैं। आर्टिकल नंबर आपके 38 में किया क्या है? देखिए, आर्टिकल नंबर 38 में किया क्या है? राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम को चलाए। ऐसा में कल्याणकारी कार्यक्रम को क्या करे? चलाए। और क्या करे? राज्य में आय की असमानताओं को कमी करे। जो राज्य की आय की असमानताओं को क्या करे? कमी करे। यह किसका कर्तव्य है? यह राज्य का कर्तव्य है। बात क्लियर हुआ? तो ऐसा समझ में राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का क्या कर्तव्य है कि क्या करेगा राज्य? एक बार और पढ़ लेते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर कार्यक्रम चलाए। और क्या करे? राज्य में जो भी आय की असमानता फैल रही है, मतलब कि ऊपर नीचे, मतलब कि कोई अमीर अमीर बनता जा रहा है, कोई गरीब गरीबी बनता जा रहा है, तो उसमें क्या करें?
और थोड़ा सा आय में क्या करे, वो हेर फेर कर कर समानता हमेशा बना के रखे। उसमें ये नहीं कि ज़्यादा इसमें कोई धन आ गया, ज़्यादा पैसे हो गए या आपके सोर्स कम हो गए या सोर्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा कम पैसे हो गए हैं, तो ये भी सबको स्थिरता बनाकर किसका कार्य कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। बात क्लियर हुई। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका, देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 39 नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है 39। देखिए इसमें कर क्या रहा है, देखिए इसमें कर क्या रहा है, देखिए यह राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। क्या करता है, सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम दर्शाता है, आपके आर्टिकल नंबर 39। बात क्लियर हुई। अब देखिए पहला क्या है, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का किसका हक है, राज्य को। सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधा उपलब्ध कराने का किसका हक है, राज्य को। ऐसा में या सरकार को हक है। बात क्लियर हुई। लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी किसका कर्तव्य है, राज्य को कर्तव्य है और सरकार को कर्तव्य है। राज्य देखो बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल बना के रखना। ऐसा में ये नहीं कि आप जातिवाद किसी में डाल दें या किसी में धर्मपंथी डाल दें या किसी में कट्टरपंथी सारी चीज़ें डाल दिया जाए। इस सब का क्या करना, इस चीज़ों से दूर कर रह के खुशहाल माहौल बनाना चाहिए। ये अपना राज्य का कर्तव्य है। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस में इतनी क्या हुई तकलीफें हुई लोगों को सर्वाइव करना, जीना मुश्किल हो गया था। तो सारे ध्यान किसका रखना चाहिए, राज्य का रखना चाहिए, सरकार को रखना चाहिए। हाँ, सार्वजनिक संपत्ति और सुविधा प्रवर्धन, आपको ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी सारी व्यवस्था किसका करवाने का आपका हक है, आपका राज्य सरकार का हक है। पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराना, हाँ पानी पीने को उपलब्ध करना, टॉयलेट व्यवस्था कराना या वहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर आपका पानी प्रोवाइड करवाने का किसका हक है, आपका राज्य का हक है। किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 39 के तहत। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं 40 में क्या है। 40 में आपका देखिए 40 में है आपका क्या है, प्रत्येक राज्यों में पंचायत राज्य का प्रावधान होना चाहिए। पंचायत राज्य का प्रावधान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रत्येक राज्यों में पंचायत राज्य का व्यवस्था होना चाहिए। गांव में, मोहल्ले में क्या होना चाहिए, जो होता है ना, हर 5 गांव के एक पंचायत बनती है, तो पंचायत व्यवस्था होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट, विकास हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने का मेन एक सोर्स होता है पंचायत व्यवस्था। ऐसा में तो इसलिए आर्टिकल नंबर 40 बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर आपका 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो क्या है आपका, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य का व्यवस्था होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। हाँ, अब देखिए आर्टिकल नंबर 41 कार्य पाने का अधिकार किस में है, आर्टिकल नंबर 41 में है। इसमें है क्या कि आपको हक है किससे, सरकार से डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि मुझे कार्य पाने का अधिकार है, भाई मुझे काम दो। मैं काम करने के लिए क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जॉब चाहिए। सारी व्यवस्था किससे कर सकते हैं, राज्य सरकार से कर सकते हैं, केंद्र सरकार से कर सकते हैं, क्योंकि आपको संविधान ने उतना हक दिया है। तभी आप आंदोलन करते हैं किसके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ करते हैं और जॉब की डिमांड करते हैं और वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन छेड़ते हैं। ऐसा समझे ट्विटरों पर। तो ये आपको हक दिया गया तभी आप कर सकते हैं। यदि आपको ये हक ना दिया जाए तो आपको क्या किया जाएगा, आपके सारे सोशल मीडिया को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। तो आपको संविधान हक दिया, तब इतना आप उतने एक्साइटेड होकर अपने जॉब पाने का अधिकार के लिए डिमांड करते हैं। बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 42। देखिए आर्टिकल नंबर 42 में है क्या, देखिए आर्टिकल नंबर 42 में है कि देखिए कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं बना के रखना चाहिए।
कार्य करने की न्याय संगत और मानवीय दशाएं बनाकर रखना चाहिए। इससे होगा कि कार्य का मतलब कि सरकार का हक है, आपका राज्य का हक है कि कार्य करने की न्याय संगत करना चाहिए और मानवीय दशाओं को बनाकर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप ले गए वर्क कराने के लिए 8 घंटा, आपने करा दिया 12 घंटा, लेकिन आपने पेमेंट दे रहे हैं 8 घंटे की। तो ये क्या है, न्याय संगत होना चाहिए। मतलब कि आप 8 घंटा, एक दिन में आपका 8 घंटा वर्क है तो आप 8 घंटा वर्क कीजिए, वरना अभी नहीं कि ले गए 8 घंटा करा रहे हैं 10 घंटा और हमारी सैलरी दे रहे हैं 8 घंटे की, तो एक गलत है। इसको भी बना के किसको रखना चाहिए, राज्य को कर्तव्य बना कर रखे और मानवीय दशाएं बना कर रखे। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 43। ऐसा हमने आर्टिकल अनुच्छेद 43 देखते हैं। इसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी दे, न्यूनतम मजदूरी दे, मतलब कि न्यूनतम देना ही देना ही उसको, मतलब 9,000 और 8,000 देना ही है। उसके बाद उसकी एजुकेशन के लेवल पर, उसके एक्सपीरियंस के लेवल पर, उसके मतलब उसके ज़्यादा क्वालिफिकेशन के लेवल पर क्या करें, वो उसकी सैलरी को आराम से बढ़ा सकता है समझ में। तो उसके न्यूनतम मजदूरी देना ही है, एक फिक्स मजदूरी 9,000 8,000 उसको देना ही है। बात क्लियर हो गई। अब अनुच्छेद आपको 44, अनुच्छेद 44 क्या करता है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को एक जैसा न्याय देना, प्रत्येक धर्म को एक जैसा न्याय देना और उनको क्या करना, न्याय देना। और जो भी धर्म के लोगों के जैसे दो धर्म के लोगों को शादी ब्याह में भी एक समान चीज़ों को प्रोवाइड करवाना है समझ में। इस समान नागरिकता संहिता का मतलब प्रत्येक धर्मों के लोगों को एक जैसा न्याय देना। और देखिए आपका इसमें एक प्रश्न है, एक नोट है, आपको मैंने लिखा हूँ कि हाल ही में समान नागरिकता संहिता को अप्लाई करने वाला कौन सा राज्य है, आपका गोवा राज्य है। एक क्वेश्चन पूछा है, आपका गोवा राज्य है। बात आए क्लियर। चलते हैं आर्टिकल नंबर 45 पढ़ते हैं। देखिए 45 आर्टिकल में दिया क्या है, आर्टिकल नंबर 45 में दिया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ही सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है। ऐसा समझ में। तो ये सारे आर्टिकल नंबर 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के आयु को स्वास्थ्य को ध्यान देना भी किसका, सरकार का काम है। और इनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ही सरकार का काम है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर आर्टिकल नंबर 21 क में जोड़ा गया है। किसके संविधान संशोधन द्वारा, आपका 66वें संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक किया गया है। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 86। अब देखिए आर्टिकल नंबर 86 में किया क्या है, देखिए हाँ आर्टिकल नंबर 86 में किया गया, अनुच्छेद 86 में किया गया है, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और ओबीसी को आर्थिक शैक्षणिक विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है और आरक्षण देना भी है समझ में। जो भी फैसिलिटी का प्रोग्राम है उसको देना कर्तव्य है। इसको SC ST और OBC को आर्थिक शैक्षणिक और विकास करने की राज्य का कर्तव्य है और आरक्षण भी देना कर्तव्य है। ऐसा समझ में। किसका काम है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। बात क्लियर हुई। हाँ, जो भी चीज़ प्रावधान है आपका देगा आर्टिकल नंबर किसमें, 46 में। बात क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 47 आपका आर्टिकल है। 47 आर्टिकल है, चाहे तो लोक स्वास्थ्य के कल्याण के लिए किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे भी राज्य देखता है कि भाई इस पदार्थ को खाने से, इस ड्रिंक को लेने से हमारे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, मतलब कि वीकनेस आ रही है या हेल्थ खराब हो रहा है, तो उसको क्या करेगी भारत सरकार या आपका स्टेट सरकार, क्या करेगी, उस पर प्रतिबंध लगा देगी कि भाई मैं इस खाद को, मतलब कि इस चीज़ को मैं प्रतिबंध लगाता हूँ, ये हमारे लोगों के लिए, भलाई के लिए बेकार है। जैसे आपका बिहार में हो गया शराब बंद है, गुजरात में भी शराब क्या है, बंद है। तो ये सब क्या पेय पदार्थ हैं जो मानव के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा डेंजर होता है। जैसे बीमल, पान मसाला,
पान मसाला, तो ये सब क्या चीज़ें आपके लोगों के समाज को क्या करते हैं, हेल्थ को क्या करते हैं, खराब करती हैं। उनको मतलब उसको प्रतिबंध सरकार लगाती है, तो किस आर्टिकल के तहत लगाती है? आर्टिकल नंबर 47 के तहत लगाती है। बात क्लियर होगी। अब चलते हैं 48। अब 48 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 48 में दिया क्या है? देखिए आर्टिकल नंबर 48 दिया क्या है? कृषि एवं पशुपालन का विकास करना। कृषि एवं पशुपालन का विकास करना भी आपका राज्य का कर्तव्य है। जो भी आपको मतलब कि कृषि में पशुपालन को विकास करने की जरूरत पड़ी, फंडिंग करना, मतलब कि फंडिंग करके वो क्या करता है, राज्य सरकार उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 48A में क्या दिया है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। किस आर्टिकल के तहत, मतलब किस संविधान के संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। ऐसे समझ में, इसी को क्या करते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, जिससे इसको मिनी संविधान बोला गया। क्या क्या बोला गया? मिनी संविधान बोला गया। बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। देखिए इसमें भी आर्टिकल नंबर 48 ये जोड़ा गया है, जो पर्यावरण, वन या वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को जो कर्तव्य उठाती है उसको काम करता है। बात क्लियर हुई। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए हाँ आपके आर्टिकल नंबर पढ़ लेते हैं 49। राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करे, और सरकार का भी यही कर्तव्य होता है। मतलब कि राज्य का कर्तव्य हो कि राष्ट्रीय स्मारक को भी रक्षा करना किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का, और सरकार का कर्तव्य होता है। जैसे जैसे आपका ताजमहल हो गया, जैसे आपका लाल किला हो गया, जैसे बड़े बड़े जो महल हैं जो आपके पूर्वजों के हैं, तो उनको रक्षा करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। ऐसा समझ में बात क्लियर होगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 49 के तहत क्या करेगा? ये आपका क्या करेगा? उसको इस इमारतों को रक्षा करने का हक है। अब देखें आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 में क्या दिया? राज्य का कर्तव्य होता है कि वह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग करना। मतलब ये नहीं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करे उसी में एक ही में मिला देना। नहीं, कार्यपालिका का महत्व अलग है और न्यायपालिका का महत्व अलग है। दोनों को क्या करे? एक साथ न जोड़े। क्या करे? एक साथ न जोड़े। ऐसा समझ में? तो इसको आप लोग क्या करें? हाँ, न जोड़े, उनको अलग अलग रखें। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ लेते हैं। अब क्या है? देखिए अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद आपका है 51। अनुच्छेद आपका है 51। अनुच्छेद आप 51 में क्या क्या? आंतरिक और बाहरी शांतियों को बनाए रखने का किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि आंतरिक और बाहरी शक्तियों को बनाए रखने का कर्तव्य किसका है? राज्य का कर्तव्य है। बात क्लियर हुई? या इसको एक फुल इसको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को देखिए आंतरिक और बाहरी शांति को बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझाव देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत को यूएनए में क्या मिला है? जगह मिली। क्या मिला? जगह मिली। बात के लिए और उसको सदस्यता मिला। तो आर्टिकल नंबर 51 का महत्व क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय और बाहरी जो शक्ति शांति को बनाए रखने की कर्तव्य किसका है? राज्य सरकार का है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी किसका? अंतर्राष्ट्रीय लेवल जैसे चाइना, पाकिस्तान, जैसे हमारा देश हो गया, तो क्या हो गया? थोड़ी थोड़ी बातों में क्या होती है? बमबारी, चाहे जो भी चीज़ होती है, तो उनको क्या करें? शांति से बैठकर सुलझाए। जैसे आपका यूक्रेन में और रूस में लड़ाई हो रहा है, यदि कभी भी भारत से विमर्श पूछा जाए, उसके बारे में विचार पूछा जाए, तो भारत को करना क्या चाहिए? उस पर क्या करे? शांति का मतलब कि क्या करे? भारत को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई आप शांति बना के रखें और लड़ाई झगड़ा छोड़ें और अपने में जो भी विवाद है उसको सुलझाएं और इसके अनुसार अपने
देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के भलाई के बारे में सोचकर ये सब छोड़िए। भारत यही करता है बार बार। तो इसी आर्टिकल के तहत भारत को ना यूएनए में क्या मिला, सदस्यता बना, इसकी यूएनओ का क्या बना, सदस्य बना। बात क्लियर हुई। अब सारी चीज़ समझ में आ गया। तो ये आपके क्या थे, भाग क्या था, भाग आपका 4 था, जो नीति निर्देशक तत्वों का क्या था आपका, नीति निर्देशों के सारे ये आर्टिकल थे। मैंने सारे आर्टिकल पढ़ लिया। और कल भाग 4 ए पढ़ा जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 ए पढ़ा जाएगा, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक अधिकार पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए, अब आपको पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। हाँ, बात क्लियर हुई। आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बात क्लियर हुई, कर दीजिएगा। देखने सुनने के लिए धन्यवाद, और हमसे इसी तरह जुड़ते रहिए। और थोड़ा सा हमारे छोटे सा चैनल है, उसको बड़ा बनाने में आप लोग सहयोग कीजिए।